दोस्तों, आज की कहानी है कटोरा भर खून, तिलिस्म, जादू, साजिश से भरपूर रोचक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि नेकी का बदला नेक और बदी का बदला बद से मिलता है, मगर नहीं। देखो, आज मैं किसी नेक और पतिव्रता स्त्री के साथ बदी करना चाहता हूँ। अगर मैं अपना काम पूरा कर सका तो कल ही राजा का दीवान हो जाऊंगा। फिर कौन कह सकेगा कि बदी करने वाला सुख नहीं भोग सकता या अच्छे आदमियों को दुख नहीं मिलता। बस मुझे अपना कलेजा मजबूत कर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खूबसूरती और मीठी मीठी बातें मेरी हिम्मत। रुक कर देखो, कोई आता है। रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। एक तो अंधेरी रात, दूसरे चारों तरफ से घिर आने वाली काली काली घटा ने मानो पृथ्वी पर स्याह रंग की चादर बिछा दी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तेज हवा के झपेटों से कांपते हुए पत्तों की खड़खड़ाहट के सिवाय और किसी तरह की आवाज कानों में नहीं पड़ती। एक बाग के अंदर अंगूर की कट्टियों में अपने को छिपाए हुए एक आदमी ऊपर लिखी बातें धीरे धीरे बुदबुदा रहा है। इस आदमी का रंग रूप कैसा है, इसका कहना इस समय बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक तो उसे अंधेरी रात ने अच्छी तरह छिपा रखा है, दूसरे उससे अपने को काले कपड़ों से ढक लिया है, तीसरे अंगूर की घनी पत्तियों ने उसके साथ उसके ऐबों पर भी इस समय पर्दा डाल रखा है। जो हो, आगे चलकर तो इसकी अवस्था किसी तरह छिपी न रहेगी, मगर इस समय तो यह बाग के बीचों बीच वाले एक सब्ज बंगले की तरफ देख देख कर दांत पीस रहा है। यह मुख्तसर सा बंगला सुंदर लताओं से ढका हुआ है और इसके बीचों बीच में जलने वाले एक शमादान की रोशनी साफ दिखला रही है कि यहाँ एक मर्द और एक औरत आपस में कुछ बातें और इशारे कर रहे हैं। यह बंगला बहुत छोटा था। 10-12 आदमियों से ज्यादा इसमें नहीं बैठ सकते थे। इसकी बनावट अठपहली थी। बैठने के लिए कुर्सी नुमा 8 चबूतरे बने हुए थे। ऊपर बांस की छावनी जिस पर घनी लता छड़ी हुई थी। बंगले के बीचों बीच एक मोड़े पर मोमी शमादान जल रहा था। एक तरफ चबूतरे पर ऊदी चिनिया पोत की बनारसी साड़ी पहिरे एक हसीन औरत बैठी हुई थी, जिसकी अवस्था 18 वर्ष से ज्यादा की न होगी। उसकी खूबसूरती और नजाकत की जहां तक तारीफ की जाए थोड़ी है, मगर इस समय उसकी बड़ी बड़ी रसीली आंखों से गिरे हुए मोती सरीखे आंसू की बूंदें उसके गुलाबी गालों को तर कर रही थी। उसकी दोनों नाजुक कलाइयों में स्याह चूड़ियां, छंद और जड़ाऊ कड़े पड़े हुए थे। बाएं हाथ से कमरबंद और दाहिने हाथ से उस हसीन नौजवान की कलाई पकड़े सिसक सिसक कर रो रही है, जो उसके सामने खड़ा हसरत भरी निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, और जिसके अंदाज से मालूम होता था कि वह कहीं जाया चाहता है मगर लाचार है, किसी तरह उन नाजुक हाथों से अपना पल्ला छोड़ा कर भाग नहीं सकता। उस नौजवान की अवस्था 25 वर्ष से ज्यादा की न होगी। खूबसूरती के अतिरिक्त उसके चेहरे से बहादुरी और दिलावरी भी जाहिर हो रही थी। उसके मजबूत और गठीले बदन पर चुस्त बेशकीमती पोशाक बहुत ही भली मालूम होती थी। औरत: नहीं, मैं जाने न दूंगी। मर्द: प्यारी, देखो, तुम मुझे मत रोको, नहीं तो लोग ताना मारेंगे और कहेंगे कि वीर सिंह डर गया और एक जालिम डाकू की गिरफ्तारी के लिए जाने से जी चुरा गया। महाराज की आंखों से भी मैं गिर जाऊंगा और मेरी नेकनामी में धब्बा लग जाएगा। औरत: वह तो ठीक है, मगर क्या लोग यह न कहेंगे कि तारा ने अपने पति को जानबूझकर मौत के हवाले कर दिया? वीर सिंह: अफसोस, तुम वीर पत्नी होकर ऐसा कहती हो। तारा: नहीं नहीं, मैं यह नहीं चाहती कि आपके वीरत्व में धब्बा लगे, बल्कि आपकी बहादुरी की तारीफ लोगों के मुंह से सुनकर मैं प्रसन्न हुआ चाहती हूँ। मगर अफसोस, आप उन बातों को फिर भी भूले जाते हैं जिनका जिक्र मैं कई दफे कर चुकी हूँ और जिनके सबब से मैं डरती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने साथ मुझे भी ले चलकर इस अन्यायी राजा के हाथ से मेरा धर्म बचावें। इसमें कोई शक नहीं कि उस दुष्ट की नीयत खराब हो रही है, और यह भी सबब है कि वह आपको एक ऐसे डाकू के मुकाबले में भेज रहा है जो कभी सामने होकर नहीं लड़ता, बल्कि छिपकर लोगों की जान लिया करता है। वीर सिंह कुछ देर तक सोचकर: जहां तक मैं समझता हूँ, जब तक तुम्हारे पिता सुजन सिंह मौजूद है, तुम पर किसी तरह का जुल्म नहीं हो सकता। तारा, आपका कहना ठीक है और मुझे अपने पिता पर बहुत कुछ भरोसा है, मगर जब उस कटोरा भर खून की तरफ ध्यान देती हो जिसे मैंने अपने पिता के हाथ में देखा था, तब उनकी तरफ से भी नाउम्मीद हो जाती हो।
और सिवाय इसके कोई दूसरी बात नहीं सोचती कि जहां आप रहे मैं आपके साथ रहूं और जो कुछ आप पर बीते उसमें आधी की हिस्सेदार बनो। वीर सिंह, तुम्हारी बातें मेरे दिल में खोपी जाती हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि यदि महाराज की आज्ञा न भी हो तो भी तुम्हें अपने साथ लेता चलो, मगर उन लोगों के तानों से शर्माता व डरता हूं जो सिर हिलाकर कहेंगे कि लो साहब, वीर सिंह जोरों को साथ लेकर लड़ने गए हैं। तारा, ठीक है, इन्हीं बातों को सोचकर आप मुझ पर ध्यान नहीं देते और मुझे मेरे उस बाप के हवाले किए जाते हैं जिसके हाथ में उस दिन खून से भरा हुआ चांदी का कटोरा कांप कर। हाय हाय, जब वह बात याद आती है कलेजा कांप उठता है। बेचारी कैसी खूबसूरत। ओफ वीर सिंह, ओफ, बड़ा ही गजब है। वह खून तो कभी भूलने वाला नहीं, मगर अब हो भी तो क्या हो। तुम्हारे पिता लाचार थे, किसी तरह इनकार नहीं कर सकते थे। कुछ सोचकर, हाँ खूब याद आया। अच्छा सुनो, एक तरकीब सोची है। यह कहकर वीर सिंह तारा के पास बैठ गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। उधर अंगूर की टट्टियों में छिपा हुआ वह आदमी जिसके बारे में हम इस बयान के शुरू में लिख आए हैं, इन्हीं दोनों की तरफ एकटक देख रहा था। यकायक पत्तों की खड़खड़ाहट और पैर की आहट ने उसे चौंका दिया। वह होशियार हो गया और पीछे फिरकर देखने लगा। एक आदमी को अपने पास आते देख धीरे से बोला, कौन है सुजन सिंह? इसके जवाब में हाँ की आवाज आई और सुजन सिंह उस आदमी के पास जाकर धीरे से बोला, भाई रामदास, अगर तुम मुझे यहां से चले जाने की आज्ञा दे देते तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानता। रामदास, कभी नहीं, कभी नहीं। सुजन सिंह, तो क्या मुझे अपने हाथ से अपनी लड़की तारा का खून करना पड़ेगा? रामदास, बेशक, अगर वह मंजूर न करेगी तो? सुजन सिंह, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी से मेरा हाथ कांप रहा है और कटार गिरी पड़ती है। रामदास, झक मार के तुम्हें ऐसा करना होगा। सुजन सिंह, मेरे हाथों की ताकत तो अभी से जा चुकी है, मैं कुछ न कर सकूंगा। रामदास, तो क्या वह कटोरा भर खून वाली बात मुझे याद दिलानी पड़ेगी? सुजन सिंह कांप कर, ओफ, गजब है। रामदास के पैरों पर गिरकर, बस बस, माफ करो, अब फिर उसका नाम न लो। मैं करूंगा और बेशक वही करूंगा जो तुम कहोगे। अगर मंजूर न करे तो अपने हाथ से अपनी लड़की तारा को मारने के लिए मैं तैयार हूं, मगर अब उस बात का नाम न लो। हाय, लाचारी इसे कहते हैं। रामदास, अच्छा, अब हम लोगों को यहां से निकलकर फाटक की तरफ चलना चाहिए। सुजन सिंह, जो हुक्म। रामदास, मगर नहीं, क्या जाने ये लोग उधर न जाए। हाँ देखो, वे दोनों उठे। मैं वीर सिंह के पीछे जाऊंगा, तारा तुम्हारे हवाले की जाती है। इधर बंगले में बैठे हुए वीर सिंह और तारा की बातचीत समाप्त हुई। इस जगह हम यह नहीं कहा चाहते कि उन दोनों में चुपके चुपके क्या बातें हुई, मगर इतना जरूर कहेंगे कि तारा अब प्रसन्न मालूम होती है। शायद वीर सिंह ने कोई बात उसके मतलब की कही हो, या जो कुछ तारा चाहती थी उसे उन्होंने मंजूर किया हो। वीर सिंह और तारा वहां से उठे और एक तरफ जाने के लिए तैयार हुए। वीर सिंह, तो अब मैं तुम्हारी लौंडियों को बुलाता हूं और तुम्हें उनके हवाले करता हूं। तारा, नहीं, मैं आपको फाटक तक पहुंचाकर लौटूंगी, तब उन लोगों से मिलूंगी। वीर सिंह, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाथ में हाथ दिए दोनों वहां से रवाने हुए और बाग के पूरब तरफ जिधर फाटक था चले। जब फाटक पर पहुंचे तो वीर सिंह ने तारा से कहा, बस अब तुम लौट जाओ। तारा, अब आप कितनी देर में आवेंगे? वीर सिंह, मैं नहीं कह सकता, मगर पहर भर के अंदर आने की आशा कर सकता हूं। तारा, अच्छा जाइए, मगर महाराज से न मिलिएगा। वीर सिंह, नहीं, कभी नहीं। वीर सिंह आगे की तरफ रवाना हुआ और तारा भी वहां से लौटी, मगर कुछ दूर उसी बंगले की तरफ आकर मुड़ी और दक्षिण तरफ घूमी, जिधर एक संगीन सजी हुई बारहदरी थी और वहां आपस में कुछ बातें करती हुई कई नौजवान औरतें भी थी जो शायद तारा की लौंडियां होंगी। धीरे धीरे चलती हुई तारा अंगूर की टट्टी के पास पहुंची। उसी समय उस झाड़ी में से एक आदमी निकला, जिसने लपक कर तारा को मजबूती से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक छाती पर सवार हो बोला, बस तारा, तेरे इस समय रोने या चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं और न इससे कुछ फायदा है। बिना तेरी जान लिए अब मैं किसी तरह नहीं रह सकता। तारा, डरी हुई आवाज में,
क्या मैं अपने पिता सुजन सिंह को आवाज सुन रही हूँ? सुजन सिंह: हाँ, मैं ही कमबख्त तेरा बाप हूं। तारा: पिता, क्या तुम स्वयं मुझे मारने को तैयार हो? सुजन सिंह: नहीं, मैं स्वयं तुझे मारकर कोई लाभ नहीं उठा सकता, मगर क्या करूं, लाचार हो। तारा: हाय, क्या कोई दुनिया में ऐसा है जो अपने हाथ से अपनी प्यारी लड़की को मारे? सुजन सिंह: एक अभागा तो मैं ही हूं तारा, लेकिन अब तू कुछ मत बोल। तेरी प्यारी बातें सुनकर मेरा कलेजा कांपता है, रुलाई गला दबाती है, हाथ से कटार छूता जाता है। बेटी तारा, बस तू चुप रह, मैं लाचार हूं। तारा: क्या किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती? सुजन सिंह: हाँ, बच सकती है, अगर तू हरी वाली बात मंजूर करे। तारा: ओफ, ऐसी बुरी बात का मान लेना तो बहुत मुश्किल है। खैर, अगर मैं वह भी मंजूर कर लूं तो? सुजन सिंह: तो तू बच सकती है, मगर मैं नहीं चाहता कि तू उस बात को मंजूर करे। तारा: बेशक, मैं कभी नहीं मंजूर कर सकती। ये तो केवल इतना जानने के लिए बोल बैठी कि देखूं तुम्हारी क्या राय है। सुजन सिंह: नहीं, मैं उसे किसी तरह मंजूर नहीं कर सकता, बल्कि तेरा मरना मुनासिब समझता हूं। लेकिन हाय अफसोस, आज मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूं। तारा: पिता, बेशक मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्या और नहीं तो केवल एक दफे किसी के चरणों का दर्शन कर लेने के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो? सुजन सिंह: यह भी तेरी भूल है, जिससे तू मिलना चाहती है वह भी घंटे भर के अंदर ही इस दुनिया से कूच कर जाएगा। अब शायद दूसरी दुनिया में ही तेरी और उसकी मुलाकात हो। तारा: हाय, अगर ऐसा है तो मैं पति के पहले ही मरने के लिए तैयार हूं, बस अब देर मत करो। हैं पिता, तुम रोते क्यों हो? अपने को संभालो और मेरे मारने में अब देर मत करो। सुजन से आंसू पोंछकर: हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, ले अब संभल जा। वीर सिंह तारा से विदा होकर बाग के बाहर निकला और सड़क पर पहुंचा। इस सड़क के किनारे बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, जिनकी डालियों के ऊपर जाकर आपस में मिले रहने के कारण सड़क पर पूरा अंधेरा था। एक तो अंधेरी रात, दूसरे बदली छाई हुई, तीसरे दुपट्टी घने पेड़ों की छाया ने पूरा अंधकार कर रखा था। मगर वीर सिंह बराबर कदम बढ़ाए चला जा रहा था। जब बाघ की हद से दूर निकल गया तो यकायक पीछे किसी आदमी के आने की आहट पाकर रुका और फिर कर देखने लगा, मगर कुछ मालूम न पड़ा। लाचार पुनः आगे बढ़ा, परंतु चौकन्ना रहा, क्योंकि उसे दुश्मन के पहुंचने और धोखा देने का पूरा गुमान था। आखिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर वैसा ही हुआ। बाईं तरफ से झपटता हुआ एक आदमी आया और उसने अपनी तलवार से वीर सिंह का काम तमाम करना चाहा, मगर न हो सका, क्योंकि वह पहले ही से संभला हुआ था। हाँ, एक हल्का सा घाव जरूर लगा, जिसके साथ ही उसने भी तलवार खींचकर सामना किया और ललकारा, मगर अफसोस, उसके ललकार की आवाज ने उलटा ही असर किया, अर्थात दो आदमी और निकल आए, जो थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ की आड़ में छिपे हुए थे। अब तीन आदमियों से उसे मुकाबला करता पड़ा। वीर सिंह बेशक बहादुर आदमी था, तथा उसके अंगों में ताकत के साथ ही साथ चुस्ती और फुर्ती भी थी। तलवार, बांक, पट्टा और खंजर इत्यादि चलाने में वह पूरा उस्ताद था। खराब से खराब तलवार भी उसके हाथ में पड़कर जौहर दिखाती थी और दो एक दुश्मन को जमीन पर गिराए बिना न रहती थी। इस समय उसकी जान लेने पर तीन आदमी मुस्तैद थे। तीनों आदमी तीन तरफ से तलवार चला रहे थे, मगर वह किसी तरह न सहमा और बेधड़क तीनों आदमियों की तलवारों को खाली देता और अपना वार करता था। थोड़ी ही देर में उसकी तलवार से जख्मी होकर एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। अब केवल दो आदमी रह गए, पर उनमें से भी एक बहुत ही सुस्त और कमजोर हो रहा था। लाचार वह अपनी जान बचाकर सामने से भाग गया। अब सिर्फ एक आदमी उसके मुकाबले में रह गया। बेशक यह लड़ाका था और इसने आधे घंटे तक अच्छी तरह से वीर सिंह का मुकाबला किया, बल्कि इसके हाथ से वीर सिंह के बदन पर कई जख्म लगे, मगर आखिर को वीर सिंह के अंतिम वार ने उसका सर धड़ से अलग करके फेंक दिया और वह हाथ पैर पटकता हुआ जमीन पर दिखाई देने लगा। अपने दुश्मन के मुकाबले में फतह पाने से वीर सिंह को खुश होना था, मगर ऐसा न हुआ। हरारत मिटाने के लिए थोड़ी देर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जब दम का फूलना बंद हुआ तो यह कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, इन्हीं तीनों पर मामला खत्म नहीं है, जरूर कोई भारी आफत आने वाली है। अब मैं आगे न बढ़ूंगा, बल्कि लौट चलूंगा। कहीं ऐसा न हो कि मेरी तरह बेचारी तारा को भी दुश्मनों ने घेर लिया हो। वीर सिंह जिधर जा रहा था उधर न गया,
बल्कि तारा से मिलने के लिए फिर उसी बाग की तरफ लौटा जहां से रवाना हुआ था। थोड़ी ही देर में वह बाग के अंदर जा पहुंचा और तब सीधे उस बारहदरी में चला गया जिसमें तारा की लौंडियां और सखियां बैठी आपस में बातें कर रही थी। वीर सिंह को आते देख सब उठ खड़ी हुई और तारा को उसके साथ न देखकर उसकी एक सखी ने पूछा, मेरी तारा बहन को कहां छोड़ा? वीर सिंह, उसी से मिलने के लिए तो मैं आया हूं। मुझे विश्वास था कि वह इसी जगह होगी। सखी, वह तो आपके साथ थी, यहां कब आई? वीर सिंह, अफसोस सखी, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला हुआ। आपने उन्हें कहां छोड़ा? वीर सिंह, इस समय कुछ कहने का मौका नहीं है। एक रोशनी लेकर मेरे साथ आओ और चारों तरफ बाग में खोजो कि वह कहां है। वीर सिंह के यह कहने से उन औरतों में खलबली पड़ गई और वे सब घबराकर इधर उधर दौड़ने लगी। दो लौंडियां लपक कर एक तरफ गई और जल्दी से 2 मशाल जलाकर ले आई। वीर सिंह ने उन दोनों मशाल वालियों के अतिरिक्त और भी कई लौंडियों को साथ लिया और बाग में चारों तरफ तारा को खोजने लगा, मगर उसका कहीं पता न लगा। वीर सिंह ने तारा को ढूंढता और घूमता हुआ उसी अंगूर की टट्टी के पास पहुंचा और एकाएक जमीन पर एक लाश देखकर चौंक पड़ा। उसे विश्वास हो गया कि यह तारा की लाश है। वीर सिंह को रुकते देख लौंडियों ने मशाल को आगे किया और वह बड़े गौर से उस लाश की तरफ देखने लगा। वीर सिंह ने समझ लिया था कि यह तारा की लाश है, मगर नहीं, वह तो एक कमसिन लड़के की लाश थी जिसकी उम्र 10 वर्ष से ज्यादा की न होगी। लाश का सिर न था जिससे पहचाना जाता कि कौन है, मगर बदन के कपड़े बेशकीमती थे। हाथ में हीरे का जड़ाऊ कड़ा पड़ा हुआ था। उंगलियों में कई अंगूठियां भी थी। गर्दन के नीचे जमीन पर गिरी हुई मोती की एक माला भी मौजूद थी। वीर सिंह, चाहे इसका सिर मौजूद ना हो, मगर गहने और कपड़े की तरफ ख्याल करके मैं कह सकता हूँ कि यह हमारे महाराज के छोटे लड़के सूरज सिंह की लाश है। एक लौंडी, ये क्या हुआ? कुंवर साहब यहाँ क्यों कर आए और उन्हें किसने मारा? वीर सिंह, कोई गजब हो गया है। अब किसी तरह हम लोगों की जान नहीं बच सकती। जिस समय महाराज को खबर होगी कि कुंवर साहब की लाश वीर सिंह के बाग में पाई गई तो बेशक मैं खूनी ठहराया जाऊंगा। मेरी बेकसूरी किसी तरह साबित नहीं हो सकेगी और दुश्मनों को भी बात बढ़ाने और दुख देने का मौका मिल जाएगा। हाय, अब हमारे साथ हमारे रिश्तेदार लोग भी फांसी दे दिए जाएंगे। हे ईश्वर, धर्म पथ पर चलने का क्या यही बदला है? अपनी अपनी जान की फिक्र सभी को होती है, चाहे भाई बंद, रिश्तेदार हो या नौकर। समय पर काम आवे वही आदमी है, वही रिश्तेदार है और वही भाई है। कुंवर साहब की लाश देख और वीर सिंह को आफत में फंसा जान धीरे धीरे लौंडियों ने खिसकना शुरू किया। कई तो तारा को खोजने का बहाना करके चली गईं। कई देखें इधर कोई छिपा तो नहीं है कहकर आड़ में हो गई और मौका पा अपने घर में जा छिपी, और कोई बिना कुछ कहे चीख मार कर सामने से हट गई और पीछा देकर भाग गई। अगर किसी दूसरे की लाश होती तो शायद किसी तरह बचने की उम्मीद भी होती, मगर यहाँ तो महाराज के लड़के की लाश थी। नामालूम इसके लिए कितने आदमी मारे जाएंगे। ऐसे मौके पर मालिक का साथ देना बड़े जीवट का काम है। हाँ, अगर मर्दों की मंडली होती तो शायद 2-1 आदमी रह भी जाते, मगर औरतों का इतना बड़ा कलेजा कहाँ। अब उस लाश के पास केवल बेचारा वीर सिंह रह गया। वह आधे घंटे तक उस जगह खड़ा कुछ सोचता रहा। आखिर उस लाश को उठाकर उस तरफ चला जिधर के दरख्त बहुत ही घने और गुंजान थे और जिधर लोगों की आम दरख्त बहुत कम होती थी। वीर सिंह ने उस गुंजान और भयानक जगह पर पहुंचकर उस लाश को एक जगह रख दिया और वहां से लौटकर उस तरफ गया जिधर मालियों के रहने के लिए एक कच्चा मकान फूस की छावनी का बना हुआ था। अब बिजली चमकने और छोटी छोटी बूंदें भी पड़ने लगी। वीर सिंह एक माली की झोपड़ी में पहुंचा। माली को गहरी नींद में पाया। एक तरफ कोने में 2-3 कुदाल और फरसे पड़े हुए थे। वीर सिंह ने एक कुदाल उठा लिया और फिर उस जगह गया जहां लाश छोड़ आया था। इस समय तक वर्षा अच्छी तरह होने लगी थी और चारों तरफ अंधकारमय हो रहा था। कभी कभी बिजली चमकती थी तो जमीन दिखाई दे जाती, नहीं तो एक पैर भी आगे रखना मुश्किल था। वीर सिंह को उस लाश का पता लगाना कठिन हो गया जिसे उस जगह रख गया था। वह चाहता था कि उस लाश के पास पहुंचकर कुदाल से जमीन खोदे और जहां तक जल्द हो सके उसे जमीन में गाड़ दे, मगर ना हो सका।
क्योंकि इस अंधेरी रात में 1000 ढूंढने और सर पटकने पर भी वह लाश न मिली। जब जब बिजली चमकती वह उस निशान को अच्छी तरह पहचानता जिसके पास उस लाश को छोड़ गया था, मगर ताज्जुब की बात थी कि लाश उसे दिखाई न पड़ी। पानी ज्यादा बरसने के कारण वीर सिंह को कष्ट उठाना पड़ा। एक तो तारा की फिक्र ने उसे बेकाम कर दिया था, दूसरे कुंवर साहब की लाश न पाने से वह अपनी जिंदगी से भी नाउम्मीद हो गया था और अपने को तारा का पता लगाने लायक नहीं समझता था। बेशक उसे अपने मालिक महाराज और कुंवर साहब की बहुत मोहब्बत थी, मगर इस समय वह यही चाहता था कि कुंवर साहब की लाश छिपा दी जाए और असल खूनी का पता लगाने के बाद ही यह भेद सबों पर खोला जाए। लेकिन यह न हो सका, क्योंकि कुंवर साहब की लाश जब तक वह कुदाल लेकर आवे इसी बीच में आश्चर्य रूप से गायब हो गई थी। वीर सिंह हैरान और परेशान उस लाश को चारों तरफ खोज रहा था। पानी से उसकी पोशाक बिल्कुल तर हो रही थी। यकायक बाग के फाटक की तरफ उसे कुछ रोशनी नजर आई और वह उसी तरफ देखने लगा। वह रोशनी भी उसी की तरफ आ रही थी। जब बाग के अंदर पहुंची तो मालूम हुआ कि 2 मशालों की रोशनी में कई आदमी मोमजामे का छाता लगाए और मशालों को भी छाते की आड़ में लिए 12 दरी की तरफ जा रहे हैं। मुनासिब समझकर वीर सिंह वहां से हटा और उन आदमियों के पहले ही 12 दरी में जा पहुंचा। 12 दरी के पीछे की तरफ तो शिखाना था। वह उसमें चला गया और गीले कपड़े उतार दिए। सूखे कपड़े पहनने की नौबत नहीं आई थी कि रोशनी लिए वे लोग 12 दरी में आ पहुंचे। वीर सिंह केवल सूखी धोती पहिरकर उन लोगों के सामने आया। सभी ने झुककर सलाम किया। इन आदमियों में 2 महाराज करण सिंह के मुसाहब थे और बाकी के 8 महाराज के खास गुलाम थे। महाराज करण सिंह के यहाँ वीर सिंह की अच्छी इज्जत थी। यही सबब था कि महाराज के मुसाहब लोग भी इनका अदब करते थे। वीर सिंह की इज्जत और मिलनसारी तथा नेकियों का हाल आगे चलकर मालूम होगा। वीर सिंह दोनों मुसाहबों की तरफ देखकर, आप लोगों को इस समय ऐसे आंधी तूफान में यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? एक मुसाहब, महाराज ने आपको याद किया है। वीर सिंह, कुछ सबब भी मालूम है? मुसाहब, जी हाँ, कुंवर साहब के दुश्मनों की निस्बत सरकार ने कुछ बुरी खबर सुनी है, इससे बहुत ही बेचैन हो रहे हैं। वीर सिंह चौंक कर, बुरी खबर? सो क्या? मुसाहब ऊंची सांस लेकर, यही कि उनकी जिंदगी शायद नहीं रही। वीर सिंह कांप कर, क्या ऐसी बात है? मुसाहब, जी हाँ। वीर सिंह, मैं अभी चलता हूँ। कपड़े पहनने के लिए वीर सिंह तोशे खाने में गया। इस समय यहाँ कोई भी लौंडी मौजूद न थी जो कुछ काम करती। वीर सिंह की परेशानी का हाल लिखना इस किस्से को व्यर्थ बढ़ाना है, तो भी पाठक लोग ऊपर का हाल पढ़कर जरूर समझ गए होंगे कि उसके लिए यह समय कैसा कठिन और भयानक था। बेचारे को इतनी मोहलत भी न मिली कि अपनी स्त्री तारा का पता तो लगा लेता, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता और मानता था। वीर सिंह कपड़े पहिरकर महाराज के मुसाहिबों और आदमियों के साथ रवाना हुआ। इस समय पानी का बरसना बिल्कुल बंद हो गया था और रात 1 पहर से भी कम रह गई थी। वीर सिंह खास महल की तरफ जा रहा था, मगर तरह तरह के ख्यालों ने उसे अपने आपे से बाहर कर रखा था। अर्थात वह अपने विचारों में ऐसा लीन हो रहा था कि तन बदन की सुध न थी। केवल मशाल की रोशनी में महाराज के आदमियों के पीछे चले जाने की खबर थी। वीर सिंह कभी तो तारा के ख्याल में डूब जाता और सोचने लगता कि वह यकायक कहाँ गायब हो गई या किस आफत में फंस गई, और कभी उसका ध्यान कुंवर साहब की लाश की तरफ जाता और जो जो ताज्जुब की बातें हो चुकी थी उन्हें याद कर और उनके नतीजे के साथ अपने और अपने रिश्तेदारों पर भी आफत आई हुई जान उसका मजबूत कलेजा कांप जाता, क्योंकि बदनामी के साथ अपनी जान देना वह बहुत ही बुरा समझता था और लड़ाई में वीरता दिखाने के समय वह अपनी जान की कुछ भी कदर नहीं करता था। इसी के साथ साथ वह जमाने की चालबाजियों पर भी ध्यान देता था और अपनी लौंडियों की बेमुरौवती याद कर क्रोध के मारे दांत पीसने लगता था। कभी कभी वह इस बात को भी सोचता कि आज महाराज ने इतने आदमियों को भेजकर मुझे क्यों बुलवाया। इस काम के लिए तो एक अदना नौकर काफी था। खैर, इस बात का तो यूं जवाब देकर अपने दिल को समझा देता कि इस समय महाराज पर आफत आई हुई है। बेटे के गम में उनका मिजाज बदल गया होगा। घबराहट के मारे बुलाने के लिए इतने आदमियों को उन्होंने भेजा होगा।
इन्हीं सब बातों को सोचते हुए महाराज के आदमियों के पीछे पीछे वीर सिंह जा रहा था। जब उस अंगूर की टट्टी के पास पहुंचा, जिसका जिक्र कई दफे ऊपर आ चुका है, या जिस जगह अपने निर्दयी बाप के हाथ में बेचारी तारा ने अपनी जान सौंप दी थी, या जिस जगह कुंगर सूरज सिंह की लाश पाई गई थी, तो यकायक दोनों मशालची रुके और चौंक कर बोले, हैं, देखिए तो सही, यह किसकी लाश है? इस आवाज ने सभी को चौंका दिया। दोनों मुसाहिबों के साथ वीर सिंह भी आगे बढ़ा और पटरी पर एक लाश पड़ी हुई देख ताज्जुब करने लगा। चाहे यह लाश बिना सिर की थी, तो भी वीर सिंह के साथ ही साथ महाराज के आदमियों ने भी पहचान लिया कि कुंवर साहब की लाश है। अब वीर सिंह के ताज्जुब का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि इसी लाश को उठाकर वह गाड़ने के लिए एकांत में ले गया था, और जब माली की झोपड़ी में से कुदाल लेकर आया तो वहां से गायब पाया था। देर तक ढूंढने पर भी जो लाश उसे न मिली, अब यकायक उसी लाश को फिर उसी ठिकाने देखता है जहां पहले देखा था, या जहां से उठाकर गाड़ने के लिए एकांत में ले गया था। महाराज के आदमियों ने इस लाश को देखकर रोना और चिल्लाना शुरू किया। खूब ही घुलशोर मचा। अपनी अपनी झोपड़ियों में बेखबर सोए हुए माली भी सब जाग पड़े और उसी जगह पहुंचकर रोने और चिल्लाने में शरीक हुए। थोड़ी देर तक वहां हाहाकार मचा रहा। इसके बाद वीर सिंह ने अपने दोनों हाथों पर उस लाश को उठा लिया तथा रोता और आंसू गिराता महाराज की तरफ रवाना हुआ। आसमान पर सुबह की सफेदी छा चुकी थी। जब लाश लिए हुए वीर सिंह किले में पहुंचा, वह अपने हाथों पर कुंवर साहब की लाश उठाए हुए था। किले के अंदर की रियाया तो आराम में थी। केवल थोड़े से बुढ़े, जिन्हें खांसी ने तन कर रखा था, जाग रहे थे और इस उद्योग में थे कि किसी तरह बलगम निकल जाए और उनकी जान को चैन मिले। हाँ, सरकारी आदमियों में कुछ घबराहट सी फैली हुई थी और वे लोग राह में जैसे जैसे वीर सिंह मिलते जाते उसके साथ होते जाते थे। यहाँ तक कि दीवान खाने की जोड़ी पर पहुंचते पहुंचते 50 आदमियों की भीड़ वीर सिंह के साथ हो गई। मगर जिस समय उसने दीवान खाने के अंदर पैर रखा, 8-10 आदमियों से ज्यादा न रहे। कुंवर साहब की मौत की खबर यकायक चारों तरफ फैल गई और इसलिए बात की बात में वह किला मातम का रूप हो गया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। दीवान खाने में अभी तक महाराज करण सिंह गद्दी पर बैठे हुए थे। 2-3 दीवारगीरों में रोशनी हो रही थी। सामने 2 मोमी शमादान जल रहे थे। वीर सिंह तेजी के साथ कदम बढ़ाते हुए महाराज के सामने जा पहुंचा और कुंवर साहब की लाश आगे रख अपने सर पर दुहत्थड़ मार रोने लगा। जैसे ही महाराज की निगाह उस लाश पर पड़ी, उनकी तो अजब हालत हो गई। नजर पड़ते ही पहचान गए कि यह लाश उनके छोटे लड़के सूरज सिंह की है। महाराज के रंज और गम का कोई ठिकाना न रहा। वे फूट फूट कर रोने लगे और उनके साथ साथ और लोग भी हाय हाय करके रोने और सर पीटने लगे। हम उस समय के गम की हालत और महल में रानियों की दशा को अच्छी तरह लिखकर लेख को व्यर्थ बढ़ाना नहीं चाहते। केवल इतना लिख देना बहुत होगा कि घंटे भर दिन चढ़ने तक सिवाय रोने धोने के महाराज का ध्यान इस तरफ नहीं गया कि कुंवर साहब की मौत का सबब पूछें या यह मालूम करें कि उनकी लाश कहाँ पाई गई। आखिर महाराज ने अपने दिल को मजबूत किया और कुंवर साहब की मौत के बारे में वीर सिंह से बातचीत करने लगे। महाराज, हाय, मेरे प्यारे लड़के को किसने मारा? वीर सिंह, महाराज, अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि यह अनर्थ किसने किया। महाराज ने उन दोनों मुसाहबों में से एक की तरफ देखा जो वीर सिंह को लेने के लिए खिदमतकारों के साथ बाग में गए थे। महाराज, क्यों हरि सिंह, तुम्हें कुछ मालूम है? हरि सिंह, जी कुछ भी नहीं। हाँ, इतना जानता हूं कि जब हुक्म के मुताबिक हम लोग वीर सिंह को बुलाने गए तो इन्हें घर न पाया। लाचार पानी बरसते ही में इनके बाग में पहुंचे और इन्हें वहां पाया। उस समय ये नंगे बदन हम लोगों के सामने आए। इनका बदन गीला था। इससे मुझे मालूम हो गया कि ये कहीं पानी में भीग रहे थे और कपड़े बदलने को ही थे कि हम लोग जा पहुंचे। खैर, हम लोगों ने सरकारी हुक्म सुनाया और ये भी जल्द कपड़े पहन हम लोगों के साथ हुए। उस समय पानी का बरसना बिल्कुल बंद था। जब हम लोग बाग के बीचों बीच अंगूर की टट्टियों के पास पहुंचे तो यकायक इस लाश पर नजर पड़ी। महाराज, कुछ सोचकर, हम कह तो नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ लोगों में वीर सिंह नेक, ईमानदार और रहमदिल मशहूर है, मगर जैसा कि तुम बयान करते हो
अगर ठीक है तो हमें बीर सिंह के ऊपर शक होता है। हरि सिंह, ताबेदार की क्या मजाल कि महाराज के सामने झूठ बोले। बीर सिंह मौजूद है, पूछ लिया जाए कि मैं कहाँ तक सच्चा हूँ। बीर सिंह हाथ जोड़कर, हरि सिंह ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच है, मगर महाराज यह कब हो सकता है कि मैं अपने अन्नदाता और ईश्वर तुल्य मालिक पर इतना बड़ा जुल्म करूं। महाराज शायद ऐसा ही हो, मगर यह तो कहो कि मैंने तुमको एक मुहिम पर जाने के लिए हुक्म दिया था और ताकीद कर दी थी कि आधी रात बीतने के पहले ही यहाँ से रवाना हो जाना। फिर क्या सबब है कि 3 पहर बीत जाने पर भी तुम अपने बाग ही में मौजूद रहे, और तिस पर भी वैसी हालत में जैसा कि हरि सिंह ने बयान किया। इसमें कोई भेद जरूर है। बीर सिंह, इसका सबब केवल इतना ही है कि बेचारी तारा के ऊपर एक आफत आ गई और वह किसी दुश्मन के हाथ में पड़ गई। मैं उसी को चारों तरफ ढूंढ रहा था, इसी में देर हो गई। जब तक मैं ढूंढता रहा पानी बरसता रहा, इसी से मेरे कपड़े भी गीले हो गए और मैं उस हालत में पाया गया जैसा कि हरि सिंह ने बयान किया है। महाराज, ये सब बातें बिल्कुल फजूल है। अगर तारा का गायब हो जाना ठीक है तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि वह बदकार औरत है। बेशक किसी के साथ कहीं चली गई होगी और उसका ऐसा करना तुम्हारे लिए एक बहाना हाथ लगा। तारा बदकार औरत है। यह बात बीर सिंह को गोली के समान लगी, क्योंकि वे खूब जानते थे कि तारा पतिव्रता है और उन पर उसका प्रेम सच्चा है। मारे क्रोध के बीर सिंह की आंखें लाल हो गईं और बदन कांपने लगा, मगर इस समय क्रोध करना सभ्यता के बाहर जान चुप हो रहे और अपने को संभाल कर बोले, बीर सिंह, महाराज, तारा के विषय में ऐसा कहना अनर्थ करना है। हरि सिंह, महाराज ने जो कुछ कहा ठीक है। महाराज की तरफ देखकर, बीर सिंह पर शक करने का ताबेदार को और भी मौका मिला है। महाराज, वह क्या? हरि सिंह, कुंवर साहब जिन 3 आदमियों के साथ यहाँ से गए थे, उनमें से 2 आदमियों को बीर सिंह ने जान से मार डाला और सिर्फ एक भाग कर बच गया। जब हम लोग बीर सिंह को बुलाने के लिए उनके बाग की तरफ जा रहे, ये उस समय ये हाल उसी की जुबानी मालूम हुआ था। इस समय वह आदमी भी, जिसका नाम रामदास है, ग्योड़ी पर मौजूद है। महाराज, हाँ, क्या ऐसी बात है? हरि सिंह, मैं महाराज के कदमों की कसम खाकर कहता हूँ कि यह हाल खुद रामदास ने मुझसे कहा है। जिस समय हरि सिंह ये बातें कह रहा था, महाराज की निगाह कुंवर साहब की लाश पर थी। यकायक कलेजे में कोई चीज नजर आई। महाराज ने हाथ बढ़ाकर देखा तो मालूम हुआ छुरी का मुट्ठा है, जिसका फल बिल्कुल कलेजे के अंदर घुसा हुआ था। महाराज ने छुरी को निकाल लिया और पोंछ कर देखा। कब्जे पर राजकुमार बीर सिंह खुदा हुआ था। अब महाराज की हालत बिल्कुल बदल गई। शोक के बदले क्रोध की निशानी उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी और होंठ कांपने लगे। बीर सिंह ने चौंक कर कहा, बेशक यह मेरी छुरी है। आज कई दिन हो गए, चोरी गई थी। मैं इसकी खोज में था, मगर पता नहीं लगता था। महाराज, बस चुप रहना लायक। अब तू किसी तरह अपनी बेकसूरी साबित नहीं कर सकता। हाय, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था? अब मैं इस समय तेरी बातें नहीं सुनना चाहता। दरवाजे की तरफ देखकर, कोई है? इस हरामजादे को अभी ले जाकर कैद खाने में बंद करो। हम अपने हाथ से इसका और इसके रिश्तेदारों का सिर काटकर कलेजा ठंडा करेंगे। हरि सिंह की तरफ देखकर, तुम 100 सिपाहियों को लेकर जाओ, इस कमबख्त का घर घेर लो और सब औरत मर्दों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दो। फौरन महाराज के हुक्म की तामील की गई और महाराज उठकर महल में चले गए। ऊपर लिखी वारदात के तीसरे दिन आधी रात के समय बीर सिंह के बाग में उसी अंगूर की टट्टी के पास एक लंबे कद का आदमी स्याह कपड़े पहिरे इधर से उधर टहल रहा है। आज इस बाग में रौनक नहीं, 12 दरी में लौंडियों और सखियों की चहल पहल नहीं। सजावट को तो जाने दीजिए, कहीं एक चिराग तक नहीं जलता। मालियों की झोपड़ी में भी अंधेरा पड़ा है, बल्कि यूं कहता चाहिए कि चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। वह लंबे कद का आदमी अंगूर की टट्टियों से लेकर 12 दरी और उसके पीछे तोशे खाने तक जाता है और लौट आता है, मगर अपने को हर तरह छिपाए हुए है। जरा सा भी खटका होने से या एक पत्ते के भी खरकने से वह चौकन्ना हो जाता है और अपने को किसी पेड़ या झाड़ी की आड़ में छिपाकर देखने लगता है। इस आदमी को टहलते हुए 2 घंटे बीत गए, मगर कुछ मालूम न हुआ कि वह किस नियत से चक्कर लगा रहा है या किस धुन में पड़ा हुआ है। थोड़ी देर और बीत जाने पर
बाग में एक आदमी के आने की आहट मालूम हुई। लंबे कद वाला आदमी एक पेड़ की आड़ में छिपकर देखने लगा कि यह कौन है और किस काम के लिए आया है। वह आदमी जो अभी आया है सीधे 12 दरी में चला गया। कुछ देर तक वहां ठहरकर पीछे वाले तोशेखाने में गया और ताला खोलकर तोशेखाने के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा डिब्बा हाथ में लिए हुए निकला और ताला बंद करके बाग के बाहर की तरफ चला। वह थोड़ी ही दूर गया था कि उस लंबे कद के आदमी ने, जो पहले ही से घात में लगा हुआ था, पास पहुंचकर पीछे से उसके दोनों बाजू मजबूत पकड़ लिए और इस जोर से झटका दिया कि वह संभल न सका और जमीन पर गिर पड़ा। लंबे कद का आदमी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और बोला, सच बता, तू कौन है? तेरा क्या नाम है? यहाँ क्यों आया और क्या लिए जाता है? यकायक जमीन पर गिर पड़ने और अपने को बेबस पाने से वह आदमी बदहवास हो गया और सवाल का जवाब न दे सका। उस लंबे कद के आदमी ने एक घूंसा उसके मुंह पर जमाकर फिर कहा, जो कुछ मैंने पूछा है उसका जवाब जल्द दे, नहीं तो अभी गला दबाकर तुझे मार डालूंगा। आखिर लाचार हो और अपनी मौत छाती पर सवार जान उसने जवाब दिया, मैं बीर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम श्यामलाल है। मुझे मालिक ने अपनी मोहर लाने के लिए यहाँ भेजा था, सुली जाता हो। मैंने कोई कसूर नहीं किया, मालूम नहीं आप मुझे क्यों। इससे ज्यादा वह कहने नहीं पाया था कि उस लंबे कद के आदमी ने एक घूंसा और उसके मुंह पर जमाकर कहा, हरामजादे के बच्चे, अभी कहता है कि मैंने कोई कसूर नहीं किया, मुझे से झूठ बोलता है। जानता नहीं मैं कौन हूँ। ठीक है, तू क्यों कर जान सकता है कि मैं कौन हूँ? अगर जानता तो मुझसे झूठ कभी न बोलता। मैं बोली ही से तुझे पहचान गया कि तू बीर सिंह का आदमी नहीं है, बल्कि उस बेईमान राजा करण सिंह का नौकर है, जो एक भारी जुल्म और अंधेर करने पर उतारू हुआ है। तेरा नाम बच्चन सिंह है। मैं तुझे इस झूठ बोलने की सजा देता और जान से मार डालता, मगर नहीं, तेरी जुबानी उस बेईमान राजा को एक संदेशा कहला भेजना है, इसलिए छोड़ देता हूं। सुन और ध्यान देकर सुन, मेरा ही नाम नाहर सिंह है। मेरे ही डर से तेरे राजा की जान सूखी जाती है। मेरे ही नाम से यह हरिपुर शहर कांप रहा है और मुझी को गिरफ्तार करने के लिए तेरे बेईमान राजा ने बीर सिंह को हुक्म दिया था, लेकिन वह जाने भी न पाया था कि बेचारे को झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया। मोहर का डिब्बा बच्चन सिंह के हाथ से छीनकर, राजा से कह दीजिए कि मोहर का डिब्बा नाहर सिंह ने छीन लिया। तू नाहर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए वृथा ही फौज भेज रहा है। न मालूम तेरी फौज कहाँ जाएगी और किस जगह ढूंढेगी। वो तो हर दम इसी शहर में रहता है। देख संभल बैठ, अब तेरी मौत आ पहुंची। ये न समझियो कि कटोरा भर खून का हाल नाहर सिंह को मालूम नहीं है। बच्चन सिंह, कटोरा भर खून कैसा? नाहर सिंह, एक मुक्का और जमाकर। ऐसा? तुझे पूछने से मतलब? जो मैं कहता हूँ जाकर कह दे, और यह भी कह दीजिए कि अगर बन पड़ा और फुर्सत मिली तो आज के 8वें दिन शनिचर को तुझसे मिलूंगा। बस जा। हाँ, एक बात और याद आई, कह दीजिए कि जरा कुंवर साहब को अच्छी तरह बंद करके रखें, जिसमें भंडा न फूटे। नाहर सिंह डाकू ने बच्चन को छोड़ दिया और मोहर का डिब्बा लेकर ना मालूम कहाँ चला गया। नाहर सिंह के नाम से बच्चन यहाँ तक डर गया था कि उसके चले जाने के बाद भी घंटे भर तक वह अपने होश में ना आया। बच्चन क्या, इस हरिपुर में कोई भी ऐसा नहीं था जो नाहर सिंह डाकू का नाम सुनकर कांप न जाता हो। थोड़ी देर बाद जब बच्चन सिंह के होश हवास दुरुस्त हुए, वहां से उठा और राजमहल की तरफ रवाना हुआ। राजमहल यहां से बहुत दूर न था, तो भी आध कोस से कम न होगा। 2 घंटे से भी कम रात बाकी होगी जब बच्चन सिंह राजमहल की कई ड्योढ़ियां लांघता हुआ दीवान खाने में पहुंचा और महाराज करण सिंह के सामने जाकर हाथ जोड़ खड़ा हो गया। इस सजे हुए दीवान खाने में मामूली रोशनी हो रही थी। महाराज किमखाब की ऊंची गद्दी पर, जिसके चारों तरफ मोतियों की झालर लगी हुई थी, विराज रहे थे। 2 मुसाहब उनके दोनों तरफ बैठे थे। सामने कलम दबात कागज और कई बंद कागज के लिखे हुए और सादे भी मौजूद थे। इस जगह पर पाठक कहेंगे कि महाराज का लड़का मारा गया है। इस समय वह सूतक में होंगे। महाराज पर कोई निशानी गम की क्यों नहीं दिखाई पड़ती? इसके जवाब में इतना जरूर कह देना मुनासिब है कि पहले जो गद्दी का मालिक होता था, प्रायः वह मुर्दे को आग नहीं देता था और न स्वयं क्रिया कर्म करने वालों की तरह
सिर मुंडा अलग बैठता था। अब भी कई रजवाड़ों में ऐसा ही दस्तूर चला आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ तो कुंवर साहब के मरने का मामला ही विचित्र था, जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा। बच्चन ने रुक कर सलाम किया और हाथ जोड़ सामने खड़ा हो गया। नाहर सिंह डाकू के ध्यान से डर के सारे वह अभी तक कांप रहा था। महाराज, मोहर लाया? बच्चन सिंह: जी लाया तो था, मगर राह में नाहर सिंह डाकू ने छीन लिया। महाराज, चौंक कर: नाहर सिंह डाकू ने? बच्चन सिंह: जी हाँ। महाराज, क्या वह आज इसी शहर में आया हुआ है? बच्चन सिंह: जी हाँ, बीर सिंह के बाग में ही मुझे मिला था। महाराज, साफ साफ कह जा, क्या हुआ? बच्चन ने बीर सिंह के तोशेखाने से मोहर लेकर चलने का और उसी बाग में नाहर सिंह के मिलने का हाल पूरा पूरा कहा। जब वह संदेशा कहा जो डाकू ने महाराज को दिया था, तो थोड़ी देर के लिए महाराज चुप हो गए और कुछ सोचने लगे। आखिर एक ऊंची सांस लेकर बोले, महाराज, ये शैतान डाकू न मालूम क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है और किसी तरह गिरफ्तार भी नहीं होता। मुझे बीर सिंह की तरफ से छुट्टी मिल जाती तो कोई न कोई तरकीब उसके गिरफ्तार करने की जरूर करता। कुछ समझ में नहीं आता कि मेरी उन कार्रवाइयों का पता उसे क्यों कर लग जाता है जिन्हें मैं बड़ी होशियारी से छिपा कर करता हूं। हरि सिंह की तरफ देखकर, क्यों हरि सिंह, तुम इस बारे में कुछ कह सकते हो? हरि सिंह: महाराज, उसकी बातों में अक्ल कुछ भी काम नहीं करती। मैं क्या कहूं? महाराज, अफसोस, अगर मेरी रियाया बीर सिंह से मोहब्बत न रखती तो मैं उसे एकदम मारकर ही बखेड़ा तय कर देता, मगर जब तक बीर सिंह जीता है मैं किसी तरह निश्चिंत नहीं हो सकता। खैर, अब तो बीर सिंह पर एक भारी इल्जाम लग चुका है। परसों मैं आम दरबार करूंगा, रियाया के सामने बीर सिंह को दोषी ठहराकर फांसी दूंगा, फिर उस डाकू से समझ लूंगा आखिर वह हरामजादा है क्या चीज। महाराज ने आखिरी शब्द कहा ही था कि दरवाजे की तरफ से यह आवाज आई, बेशक वह डाकू कोई चीज नहीं है, मगर एक भूत है जो हरदम तेरे साथ रहता है और तेरा सब हाल जानता है। देख, इस समय यहां भी आ पहुंचा। ये आवाज सुनते ही महाराज कांप उठे, मगर उनकी हिम्मत और दिलावरी ने उन्हें उस हालत में देर तक रहने न दिया। म्यान से तलवार खींचकर दरवाजे की तरफ बढ़े। दोनों मुलाजिम लाचार साथ हुए, मगर दरवाजे में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। आखिर यह कहते हुए पीछे लौटे कि नालायक ने अंधेरा कर दिया। बेचारे बीर सिंह कैद खाने में पड़े सड़ रहे हैं। रात की बात ही निराली है। इस भयानक कैद खाने में दिन को भी अंधेरा ही रहता है। यह कैद खाना एक तहखाने के तौर पर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ की दीवारें पक्की और मजबूत है। किले से 1 मील की दूरी पर जो कैद खाना था और जिनमें दोषी कैद किए जाते थे, उसी के बीचों बीच यह तहखाना था जिसमें बीर सिंह कैद थे। लोगों में इसका नाम आफत का घर मशहूर था। इसमें वे ही कैदी कैद किए जाते थे जो फांसी देने के योग्य समझे जाते या बहुत ही कष्ट देकर मारने योग्य ठहराए जाते थे। इस कैद खाने के दरवाजे पर 50 सिपाहियों का पहरा पड़ा करता था। नीचे उतरकर तहखाने में जाने के लिए 5 मजबूत दरवाजे थे और हर एक दरवाजे में मजबूत ताला लगा रहता था। इस तहखाने में न मालूम कितने कैदी सिसक सिसक कर मर चुके थे। आज बेचारे बीर सिंह को भी हम इसी भयानक तहखाने में देखते हैं। इस समय इनकी अवस्था बहुत ही नाजुक हो रही है। अपनी बेकसूरी के साथ ही साथ बेचारी तारा की जुदाई का गम और उसके मिलने की नाउम्मीदी इन्हें मौत का पैगाम दे रही है। इसके अतिरिक्त न मालूम और कैसे कैसे ख्यालात इनके दिल में कांटे की तरह खटक रहे हैं। तहखाना बिल्कुल अंधकारमय है। हाथ को हाथ नहीं सूझता और यह भी नहीं मालूम होता कि दरवाजा किस तरफ है और दीवार कहाँ है। इस जगह कैद हुए इन्हें आज चौथा दिन है। इस बीच में केवल थोड़ा सा सूखा चना खाने के लिए और गर्म जल पीने के लिए इन्हें मिला था, मगर बीर सिंह ने उसे छुआ तक नहीं और एक लंबी सांस लेकर लौटा दिया था। इस समय गर्मी के मारे दुखित हो तरह तरह की बातों को सोचते हुए बेचारे बीर सिंह जमीन पर पड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यह भी नहीं मालूम कि इस समय दिन है या रात। यकायक दीवार की तरफ कुछ खटके की आवाज हुई। ये चैतन्य होकर उठ बैठे और सोचने लगे कि शायद कोई सिपाही हमारे लिए अन्न या जल लेकर आता है, मगर नहीं। थोड़ी ही देर में कई दफे आवाज आने से इन्हें गुमान हुआ शायद कोई आदमी इस तहखाने की दीवार तोड़ रहा है या सेंध लगा रहा है।
आखिर उनका सोचना सही निकला और थोड़ी देर बाद दीवार के दूसरी तरफ रोशनी नजर आई। साफ मालूम हुआ कि बगल वाली दीवार तोड़कर किसी ने 2 हाथ के पेटे का रास्ता बना लिया है। अभी तक उन्हें इस बात का गुमान भी न था कि उनसे मिलने के लिए कोई आदमी इस तरह दीवार तोड़कर आवेगा। उस सेंध के रास्ते हाथ में रोशनी लिए एक लंबे कद का आदमी स्याह पोशाक पहिरे, मुंह पर नकाब डाले, उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, आदमी, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। उठो और मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। वीर सिंह, इसके पहले कि तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है और मुझ पर मेहरबानी करने का क्या सबब है। आदमी, इस समय यहाँ पर इसके पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ से निकल चलने पर मैं अपना पता तुम्हें दूंगा। इस समय इतना ही कह देता हूँ कि तुम्हें बेकसूर समझकर छुड़ाने के लिए आया हूँ। वीर सिंह, सब आदमी जानते हैं कि मुझ पर कुंवर साहब का खून साबित हो चुका है। तुम मुझे बेकसूर क्यों समझते हो? आदमी, मैं खूब जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। वीर सिंह, खैर, अगर ऐसा भी हो तो यहां से छूटकर भी मैं महाराज के हाथ से अपने को क्यों कर बचा सकता हूं? आदमी, मैं इसके लिए भी बंदोबस्त कर चुका हूं। वीर सिंह, अगर तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है तो क्या मेहरबानी करके इसका बंदोबस्त भी कर सकोगे कि निर्दोषी बनकर लोगों को अपना मुंह दिखाऊं और कुंवर साहब का खूनी गिरफ्तार हो जाए? क्योंकि यहाँ से निकल भागने पर लोगों को मुझ पर और भी संदेह होगा, बल्कि विश्वास हो जाएगा कि जरूर मैंने ही कुंवर साहब को मारा है। आदमी, तुम हर तरह से निश्चित रहो, इन सब बातों को मैं अच्छी तरह सोच चुका हूँ। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि तुम तारा के लिए भी किसी तरह की चिंता मत करो। वीर सिंह चौंक कर, क्या तुम मेरे लिए ईश्वर होकर आए हो? इस समय तुम्हारी बातें मुझे हद से ज्यादा खुश कर रही है। आदमी, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहा चाहता और हुक्म देता हूं कि तुम उठो और मेरे पीछे पीछे आओ। वीर सिंह उठा और उस आदमी के साथ साथ सुरंग की राह तहखाने के बाहर हो गया। अब मालूम हुआ कि कैदखाने की दीवारों के नीचे नीचे से यह सुरंग खोदी गई थी। बाहर आने के बाद वीर सिंह ने सुरंग के मुहाने पर 4 आदमी और मुस्तैद पाए जो उस लंबे आदमी के साथी थे। ये 6 आदमी वहां से रवाना हुए और ठीक घंटे भर चलने के बाद एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी डोंगी मौजूद थी जिस पर 8 आदमी हल्की हल्की जान लिए मुस्तैद थे। अपने साथी के कहे मुताबिक वीर सिंह उस किश्ती पर सवार हुए और किश्ती बहाव की तरफ छोड़ दी गई। अब वीर सिंह को मौका मिला कि अपने साथियों की ओर ध्यान दे और उनकी आकृति को देखे। लंबे कद के आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाई और कहा, वीर सिंह, देखो और मेरी सूरत हमेशा के लिए पहचान लो। वीर सिंह ने उसकी सूरत पर ध्यान दिया। रात बहुत थोड़ी बाकी थी तथा चंद्रमा भी निकल आया था, इसलिए वीर सिंह को उसको पहचानने और उसके अंगों पर ध्यान देने का पूरा मौका मिला। उस आदमी की उम्र लगभग 35 वर्ष की होगी। उसका रंग गोरा, बदन साफ सुडौल और गठीला था। चेहरा कुछ लंबा, सिर के बाल बहुत छोटे और घुंघराले थे। ललाट चौड़ा, भौहें काली और बारीक थी, आंखें बड़ी बड़ी और नाक लंबी। मुंह के बाल नर्म मगर ऊपर की तरफ चढ़े हुए थे। उसके दांतों की पंक्ति भी दुरुस्त थी। उसके दोनों होंठ नर्म मगर नीचे का कुछ मोटा था। उसकी गर्दन सुराहीदार और छाती चौड़ी थी। बाह लंबी और कलाई मजबूत थी तथा बाजू और पिंडलियों की तरफ ध्यान देने से बदन कसरती मालूम होता था। हर बातों पर गौर करके हम कह सकते हैं कि वह एक खूबसूरत और बहादुर आदमी था। वीर सिंह को उसकी सूरत दिल से भाई, शायद इस सबब से कि वह बहुत ही खूबसूरत और बहादुर था, बल्कि अवस्था के अनुसार कह सकते हैं कि वीर सिंह की बनिस्बत उसकी खूबसूरती बढ़ी चढ़ी थी। मगर देखा चाहिए, नाम सुनने पर भी वीर सिंह की मोहब्बत उस पर उतनी ही रहती है या कुछ कम हो जाती है। वीर सिंह, आपकी नेकी और एहसान की तारीफ मैं कहां तक करूं? आपने मेरे साथ वह बर्ताव किया है जो प्रेमी भाई भाई के साथ करता है। आशा है कि अब आप अपना नाम भी कहकर कृतार्थ करेंगे। आदमी चेहरे पर नकाब डालकर, मेरा नाम नाहर सिंह है। वीर सिंह चौंक कर, नाहर सिंह जो डाकू के नाम से मशहूर है। नाहर सिंह, हाँ। वीर सिंह उसके साथियों की तरफ देखकर और उन्हें मजबूत और ताकतवर समझकर, मगर आपके चेहरे पर कोई भी निशानी ऐसी नहीं पाई जाती जो आपका डाकू या जालिम होना साबित करे।
मैं समझता हूँ कि शायद नाहर सिंह डाको कोई दूसरा ही आदमी होगा। नाहर सिंह? नहीं नहीं, वह मैं ही हूँ, मगर सिवाय महाराज के और किसी के लिए मैं बुरा नहीं। महाराज ने तो मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था ना वीर सिंह। ठीक है, मगर इस समय तो मैं ही आपके अधीन हूँ। नाहर सिंह, ऐसा न समझो। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करने के लिए कहीं जाते और मेरा सामना हो जाता तो भी मैं तुमसे आज ही की तरह मिल बैठता। वीर सिंह, तुम यह नहीं जानते कि यह राजा कितना बड़ा शैतान और बदमाश है। बेशक तुम कहोगे कि उसने तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें बेटे की तरह मानकर एक ऊंचा मर्तबा दे रखा है, मगर नहीं, उसने अपनी खुशी से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, बल्कि मजबूर होकर किया। मैं सच कहता हूं कि वह तुम्हारा जानी दुश्मन है। इस समय शायद तुम मेरी बात न मानोगे, मगर मैं विश्वास करता हूं कि थोड़ी ही देर में तुम खुद कहोगे कि जो मैं कहता था सब ठीक है। वीर सिंह, कुछ सोचकर, इसमें तो कोई शक नहीं कि राजाओं में जो जो बातें होनी चाहिए वे उसमें नहीं है, मगर इस बात का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला कि उसने मेरे साथ जो कुछ नेकी की लाचार होकर की। नाहर सिंह, अफसोस कि तुम उसकी चालाकी को अभी तक नहीं समझे। यद्यपि कुंवर साहब की लाश की बात अभी बिल्कुल ही नहीं है। वीर सिंह, कुंवर साहब की लाश से क्या तात्पर्य? मैं नहीं समझा। नाहर सिंह, खैर, यह भी मालूम हो जाएगा, पर अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर सच्चे दिल से विश्वास कर सकते हो या नहीं? देखो, झूठ मत बोलना, जो कुछ कहना हो साफ साफ कह दो। वीर सिंह, बेशक आज की कार्रवाई ने मुझे आपका गुलाम बना दिया है, मगर मैं आपको अपना सच्चा दोस्त या भाई उसी समय समझूंगा जब कोई ऐसी बात दिखला देंगे जिससे साबित हो जाए कि महाराज मुझसे खुदाई रखते हैं। नाहर सिंह, बेशक तुम्हारा यह कहना बहुत ठीक है, और जहां तक हो सकेगा मैं आज ही साबित कर दूंगा कि महाराज तुम्हारे दुश्मन है और स्वयं तुम्हारे ससुर सुजन सिंह के हाथ से तुम्हें तबाह किया चाहते हैं। वीर सिंह, यह बात आपने और भी ताज्जुब की कही। नाहर, इसका सबूत तो तुमको तारा ही से मिल जाएगा। ईश्वर करे वह अपने बाप के हाथ से जीती बच गई हो। वीर सिंह, चौंक कर, अपने बाप के हाथ से? नाहर सिंह, हाँ, सिवाय सुजन सिंह के ऐसा कोई नहीं है जो तारा की जान ले। तुम नहीं जानते कि 3 आदमियों की जान का भूखा राजा करण सिंह कैसी चालबाजियों से काम निकाला चाहता है। वीर सिंह, कुछ सोचकर, आपको इन बातों की खबर क्यों कर लगी? मैंने तो सुना था कि आपका डेरा नेपाल की तराई में है और इसी से आपकी गिरफ्तारी के लिए मुझे वहीं जाने का हुक्म हुआ था। नाहर सिंह, हाँ, खबर तो ऐसी ही है कि नेपाल की तराई में रहता हो, मगर नहीं, मेरा ठिकाना कहीं नहीं है और न कोई मुझे गिरफ्तार ही कर सकता है। खैर, यह बताओ, तुम कुछ अपना हाल भी जानते हो कि तुम कौन हो? वीर सिंह, महाराज की जुबानी। मैंने सुना था कि मेरा बाप महाराज का दोस्त था और वह जंगल में डाकुओं के हाथ से मारा गया। महाराज ने दया करके मेरी परवरिश की और मुझे अपने लड़के के समान रखा। नाहर सिंह, झूठ, बिल्कुल झूठ। किनारे की तरफ देखकर, अब वह जगह बहुत ही पास है जहां हम लोग उतरेंगे। नाहर सिंह और वीर सिंह में बातचीत होती जाती थी और नाव तीर की तरह बहाव की तरफ जा रही थी, क्योंकि खेने वाले बहुत मजबूत और मुस्तैद आदमी थे। यकायक नाहर सिंह ने नाव रोककर किनारे की तरफ ले चलने का हुक्म दिया। मांझियों ने वैसा ही किया। किश्ती किनारे लगी और दोनों आदमी जमीन पर उतरे। नाहर सिंह ने एक मांझी की कमर से तलवार लेकर वीर सिंह के हाथ में दी और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो, शायद जरूरत पड़े। उसी समय नाहर सिंह की निगाह एक बहते हुए घड़े पर पड़ी जो बहाव की तरफ जा रहा था। वह एक तक उसी तरफ देखने लगा। घड़ा बहते बहते रुका और किनारे की तरफ आता हुआ मालूम पड़ा। नाहर सिंह ने वीर सिंह की तरफ देखकर कहा, इस घड़े के नीचे कोई बला नजर आती है। वीर सिंह, बेशक, मेरा ध्यान भी उसी तरफ है। क्या आप उसे गिरफ्तार करेंगे? नाहर सिंह, अवश्य। वीर सिंह, कहिए तो मैं किश्ती पर सवार होकर जाऊं और उसे गिरफ्तार करूं? नाहर सिंह, नहीं नहीं, वह किश्ती को अपनी तरफ आते देख निकल भागेगा। देखो, मैं जाता हूं। इतना कहकर नाहर सिंह ने कपड़े उतार दिए, केवल उस लंगोट को पहरे रहा जो पहले से उसकी कमर में था। एक छुरा कमर में लगाया और मांझियों को इशारा कर जल में कूद पड़ा। दूसरे गोते में उस घड़े के पास जा पहुंचा। साथ ही मालूम हुआ
कि जल में दो आदमी हाथाबाही कर रहे हैं। मांझियों ने तेजी के साथ किश्ती उस जगह पहुंचाई और बात की बात में उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जो सर पर घड़ा औंधे अपने को छिपाए हुए जल में बहा जा रहा था। सब लोग आदमी को किनारे लाए, जहां नाहर सिंह ने अच्छी तरह पहचान कर कहा, अखा कौन? रामदास, भला बेहरामजादे, खूब छिपा छिपा फिरता था। अब समझ ले कि तेरी मौत आ गई और तू नाहर सिंह डाकू के हाथ से किसी तरह नहीं बच सकता। नाहर सिंह का नाम सुनते ही रामदास के तो होश उड़ गए, मगर नाहर सिंह ने उसे बात करने की भी फुर्सत न दी और तुरंत तलाशी लेना शुरू किया। मोमजामे में लपेटी हुई एक चिट्ठी और खंजर उसकी कमर से निकला, जिसे ले लेने के बाद हाथ पैर बांध नाव पर मांझियों को हुक्म दिया, इसे नाहरगढ़ में ले जाकर कैद करो, हम परसों आवेंगे, तब जो कुछ मुनासिब होगा किया जाएगा। मांझियों ने वैसा ही किया और अब किनारे पर सिर्फ ये ही दोनों आदमी रह गए। किनारे पर जब केवल नाहर सिंह और वीर सिंह रह गए, तब नाहर सिंह ने वह चिट्ठी पढ़ी जो रामदास की कमर से निकली थी। उसमें यह लिखा हुआ था, मेरे प्यारे दोस्त, अपने लड़के के मारने का इल्जाम लगाकर मैंने वीर सिंह को कैदखाने में भेज दिया। अब 1 ही 2 दिन में उसे फांसी देकर आराम की नींद सोऊंगा। ऐसी अवस्था में मुझे रियाया भी बदनाम न करेगी। बहुत दिनों के बाद ये मौका मेरे हाथ लगा है। अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ कि रियाया वीर सिंह की तरफदारी क्यों करती है और मुझसे राज्य छीनकर वीर सिंह को क्यों दिया चाहती है। जो हो, अब रियाया को भी कुछ कहने का मौका न मिलेगा। हाँ, एक नाहर सिंह डाकू का खटका मुझे बना रह गया, उसके सबब से मैं बहुत ही तंग हूं। जिस तरह तुमने कृपा करके वीर सिंह से मेरी जान छुड़ाई, आशा है कि उसी तरह से नाहर सिंह की गिरफ्तारी की भी तरकीब बताओगे। तुम्हारा सच्चा दोस्त करण सिंह। इस चिट्ठी के पढ़ने से वीर सिंह को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और उसने नाहर सिंह की तरफ देखकर कहा, वीर सिंह, अब मुझे निश्चय हो गया कि करण सिंह बड़ा ही बेईमान और हरामजादा आदमी है। अभी तक मैं उसे अपने पिता की जगह समझता था और उसकी मोहब्बत को दिल में जगह दे रहा। आज तक मैंने उसकी कभी कोई बुराई नहीं की, फिर भी न मालूम क्यों वह मुझसे दुश्मनी करता है। आज तक मैं उसे अपना हितु समझे हुए था, मगर नाहर सिंह, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। करण सिंह कौन है? जिस समय तुम यह सुनोगे कि तुम्हारे पिता को करण सिंह ने मरवा डाला, तो और भी ताज्जुब करोगे और कहोगे कि वह हरामजादा तो कुत्तों से नुचवाने लायक है। वीर सिंह, मेरे बाप को करण सिंह ने मरवा डाला। नाहर सिंह, हाँ वीर सिंह, वह क्यों कर और किस लिए? नाहर सिंह, यह किस्सा बहुत बड़ा है, इस समय मैं कह नहीं सकता। देखो, सवेरा हो गया और पूरब तरफ सूर्य की लालिमा निकली आती है। इस समय हम लोगों का यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त या भाई समझोगे और मेरे घर चलकर 2-3 दिन आराम करोगे। इस बीच में जितने छिपे हुए भेद हैं, सब तुम्हें मालूम हो जाएंगे। वीर सिंह, बेशक अब मैं आपका भरोसा रखता हूँ, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई और बेईमान राजा की बदमाशी से मुझे सचेत किया। अफसोस इतना ही है कि तारा का हाल मुझे कुछ भी मालूम ना हुआ। नाहर सिंह, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्द तारा से मिलाऊंगा और तुम्हारी उस बहन से भी तुम्हें मिलाऊंगा, जिसके बदन में सिवाय हड्डी के और कुछ नहीं बच गया है। वीर सिंह ताज्जुब से, क्या मेरी कोई बहन भी है? नाहर सिंह, हाँ है, मगर अब ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं है। उठो और मेरे साथ चलो, देखो ईश्वर क्या करता है। वीर सिंह, करण सिंह ने वह चिट्ठी जिसके पास भेजी थी, उसे क्या आप जानते हैं? नाहर सिंह, हाँ मैं जानता हूँ, वह भी बड़ा ही हरामजादा और पाजी आदमी है, पर जो भी हो मेरे हाथ से वह भी नहीं बच सकता। दोनों आदमी वहां से रवाने हुए और लगभग आध कोस जाने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां 2 साइस 2 कसे कसाए घोड़े लिए मौजूद थे। नाहर सिंह ने वीर सिंह से कहा, अपने साथ तुम्हारी सवारी का भी बंदोबस्त करके मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए गया था। लो, इस घोड़े पर सवार हो जाओ और मेरे साथ चलो। दोनों आदमी घोड़ों पर सवार हुए और तेजी के साथ नेपाल की तराई की तरफ चल निकले। ये लोग भूखे प्यासे पहर भर दिन बाकी रहे तक बराबर घोड़ा फेंके चले गए। इसके बाद एक घने जंगल में पहुंचे और थोड़ी हद तक उससे जाकर एक पुरानी खंडहर के पास पहुंचे। नाहर सिंह ने घोड़े से उतरकर
वीर सिंह को भी उतरने के लिए कहा और बताया कि यही हमारा घर है। ये मकान जो इस समय खंडहर मालूम होता है 5-6 बीघे के घेरे में होगा। खराब और बर्बाद हो जाने पर भी अभी तक इसमें 100-125 आदमियों के रहने की जगह थी। इसकी मजबूत, चौड़ी और संगीन दीवारों से मालूम होता था कि इसे किसी राजा ने बनवाया होगा और बेशक यह किसी समय में दुल्हन को तरह सजाकर काम में लाया जाता होगा। इसके चारों तरफ की मजबूत दीवारें अभी तक मजबूती के साथ खड़ी थी। हाँ, भीतर की इमारत खराब हो गई थी, तो भी कई कोठरियां और दालान दुरुस्त थे, जिनमें इस समय नाहर सिंह और उसके साथी लोग रहा करते थे। वीर सिंह ने यहाँ लगभग 50 बहादुरों को देखा, जो हर तरह से मजबूत और लड़ाके मालूम होते थे। वीर सिंह को साथ लिए हुए नाहर सिंह उस खंडहर में घुस गया और अपने खास कमरे में जाकर उन्हें पहर भर तक आराम करके सफर की हरारत मिटाने के लिए कहा। दूसरे दिन शाम को खंडहर के सामने घास की सब्जी पर बैठे हुए वीर सिंह और नाहर सिंह आपस में बातें कर रहे हैं। सूर्य अस्त हो चुका है, सिर्फ उसकी लालिमा आसमान पर फैली हुई है। हवा के झोंके बादल के छोटे छोटे टुकड़ों को आसमान पर उड़ाए ले जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा जंगली पत्तों को खड़खड़ाती हुई इन दोनों तक आती और हर खंड की दीवार से टक्कर खाकर लौट जाती है। ऊंचे ऊंचे सलई के पेड़ों पर बैठे हुए मोर आवाज लड़ा रहे हैं और कभी कभी पपीहे की आवाज भी इन दोनों के कानों तक पहुंचकर समय की खूबी और मौसम के बहार का संदेशा दे रही है। मगर ये चीजें वीर सिंह और नाहर सिंह को खुश नहीं कर सकती। वे दोनों अपनी धुन में न मालूम कहां पहुंचे हुए और क्या सोच रहे हैं। यकायक वीर सिंह ने चौंक कर नाहर सिंह से पूछा, वीर सिंह, खैर जो भी हो, आप उस करण सिंह का किस्सा तो अब अवश्य कहें जिसके लिए रात वादा किया था। नाहर सिंह, हाँ सुनो, मैं कहता हूँ, क्योंकि सबके पहले उस किस्से का कहना ही मुनासिब समझता हूँ। करण सिंह का किस्सा पटने का रहने वाला एक छोटा सा जमींदार, जिसका नाम करण सिंह था, थोड़ी सी जमींदारी में खुशी के साथ अपनी जिंदगी बिताता और बाल बच्चों में रहकर सुख भोगता था। उसके 2 लड़के और 1 लड़की थी। हम उस समय का हाल कहते हैं जब उसके बड़े लड़के की उम्र 12 वर्ष की थी। इत्तेफाक से 2 साल की बरसात बहुत खराब बीती और करण सिंह के जमींदारी की पैदावार बिल्कुल ही मारी गई। राजा की मालगुजारी सिर पर चढ़ गई, जिसकी अदा होने की सूरत न बन पड़ी। वहां का राजा बहुत ही संगदिल और सालिम था। उसने मालगुजारी में से 1 कौड़ी भी माफ न की और न अदा करने के लिए कुछ समय ही दिया। करण सिंह की बिल्कुल जायदाद जब्त कर ली, जिससे वह बेचारा हर तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। करण सिंह का एक गुमाश्ता था, जिसको लोग करण सिंह राठू या कभी कभी सिर्फ राठू कहकर पुकारते थे। लाचार होकर करण सिंह ने स्त्री का जेवर बेच 500 रुपए का सामान किया। उसमें से 300 अपनी स्त्री को देकर उसे करण सिंह राठू की हिफाजत में छोड़ा और 200 आप लेकर रोजगार की तलाश में पटने से बाहर निकला। उस समय नेपाल की गद्दी पर महाराज नारायण सिंह विराज रहे थे, जिनकी नेकनामी और दया परवरी की धूम देशांतर में फैली हुई थी। करण सिंह ने भी नेपाल ही का रास्ता लिया। थोड़े ही दिन में वहां पहुंचकर वह दरबार में हाजिर हुआ और पूछने पर उसने अपना सच्चा सच्चा हाल राजा से कह सुनाया। राजा को उसके हाल पर तरस आया और उसने करण सिंह को मजबूत, ताकतवर और बहादुर समझकर फौज में भर्ती कर लिया। उन दिनों नेपाल की तराई में 2-3 डाकुओं ने बहुत ही जोर पकड़ रखा था। करण सिंह ने स्वयं उनकी गिरफ्तारी के लिए आज्ञा मांगी, जिससे राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और 200 आदमियों को साथ देकर करण सिंह को डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए रवाना किया। 6 महीने के अरसे में एकाएकी करके करण सिंह ने तीनों डाकुओं को गिरफ्तार किया, जिससे राजा के यहाँ उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई और उन्होंने प्रसन्न होकर हरिपुर का इलाका उसे दे दिया, जिसकी आमदनी मालगुजारी देकर 40,000 से कम न थी। साथ ही उन्होंने एक आदमी को इस काम के लिए तहसीलदार मुकर्रर करके हरिपुर भेज दिया कि वह वहां की आमदनी वसूल करे और मालगुजारी देकर जो कुछ बचे करण सिंह को दे दिया करे। अब करण सिंह की इज्जत बहुत बढ़ गई और वह नेपाल की फौज का सेनापति मुकर्रर किया गया। अपने को ऐसे दर्जे पर पहुंचा देख करण सिंह ने पटने से अपनी जोरों और लड़के लड़कियों को करण सिंह राठू के सहित बुलवा लिया और खुशी से दिन बिताने लगा। 2 वर्ष का जमाना गुजर जाने के बाद तिरहुत के राजा ने बड़ी धूमधाम से नेपाल पर चढ़ाई की।
जिसका नतीजा यह निकला कि करण सिंह ने बड़ी बहादुरी से लड़कर तिरहुत के राजा को अपनी सरहद के बाहर भगा दिया और उसको ऐसी शिकस्त दी कि उसने नेपाल को कुछ कौड़ी देना मंजूर कर लिया। नेपाल के राजा नारायण सिंह ने प्रसन्न होकर करण सिंह की नौकरी माफ कर दी और पुष्ट के लिए हरिपुर का भारी परगना लाखीराज करण सिंह के नाम लिख दिया और एक परवाना तहसीलदार के नाम इस मजमून का लिख दिया कि वह परगने हरिपुर पर करण सिंह को दखल दे दे और खुद नेपाल लौट आवे। नेपाल से रवाने होने के पहले ही करण सिंह की स्त्री ने बुखार की बीमारी से देह त्याग कर दिया। लाचार करण सिंह ने अपने दोनों लड़कों और लड़की तथा करण सिंह राठौर को साथ ले हरिपुर का रास्ता लिया। करण सिंह राठौर की नीयत बिगड़ गई। उसने चाहा कि अपने मालिक करण सिंह को मारकर राजा नेपाल के दिए परवाने से अपना काम निकाले और खुद हरिपुर का मालिक बन बैठे। उसको इस बात पर भरोसा था कि उसका नाम भी करण सिंह है, मगर उम्र में वह करण सिंह से 7 वर्ष छोटा था। करण सिंह राठौर को अपनी नीयत पूरी करने में 3 मुश्किलें दिखाई पड़ी। एक तो यह कि हरिपुर का तहसीलदार अवश्य पहचान लेगा कि यह करण सिंह सेनापति नहीं है। दूसरे, ये करण सिंह सेनापति का लड़का, जिसकी उम्र 15 वर्ष की हो चुकी थी, इस काम में बाधक होगा और नेपाल में खबर कर देगा, जिससे जान बचनी मुश्किल हो जाएगी। तीसरे, खुद करण सिंह की मुस्तैदी से वह और भी कांपता था। जब करण सिंह रास्ते ही में थे तभी खबर पहुंची कि हरिपुर का तहसीलदार आ गया। एक दूत यह खबर लेकर नेपाल जा रहा था, जो रास्ते में करण सिंह सेनापति से मिला। करण सिंह ने राठौर के बहकाने से उसे वहीं रोक दिया और कहा कि अब नेपाल जाने की जरूरत नहीं है। अब करण सिंह राठौर की बदनीयती ने और भी जोर मारा और उसने खुद हरिपुर का मालिक बनने के लिए यह तरकीब सोची कि करण सिंह सेनापति के साथियों को बड़े बड़े ओहदे और रुपये के लालच से मिला ले और करण सिंह को मैं उसके लड़कों और लड़की के किसी जंगल में मारकर अपने ही को करण सिंह सेनापति मशहूर करे और उसी परवाने के जरिए से हरिपुर का मालिक बन बैठे। मगर साथ ही इसके यह भी ख्याल हुआ कि करण सिंह के दोनों लड़कों और लड़की के एक साथ मरने की खबर जब नेपाल पहुंचेगी तो शायद वहां के राजा को कुछ शक हो जाए। इससे बेहतर यही है कि करण सिंह सेनापति और उसके बड़े लड़के को मारकर अपना काम चलावे और छोटे लड़के और लड़की को अपना लड़का और लड़की बनावे, क्योंकि ये दोनों नादान है, इस पेचीले मामले को किसी तरह समझ नहीं सकेंगे और हरिपुर की रियाया भी इनको नहीं पहचानती। उन्हें तो केवल परवाने और करण सिंह नाम से मतलब है। आखिर उसने ऐसा ही किया और करण सिंह सेनापति के साथ ही सहज ही में राठौर के साथ मिल गए। करण सिंह राठौर ने करण सिंह सेनापति को तो जहर देकर मार डाला और उसके बड़े लड़के को एक भयानक जंगल में पहुंचकर जख्मी करके एक कुएं में डाल देने के बाद खुद हरिपुर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने बहुत दिन लगाए, जिसमें करण सिंह सेनापति का छोटा लड़का उससे हिल मिल जाए। हरिपुर में पहुंचकर उसने सहज ही में वहां अपना दखल जमा लिया। करण सिंह सेनापति के लड़के और लड़की को थोड़े दिन तक अपना लड़का और लड़की मशहूर करने के बाद फिर उसने एक दोस्त का लड़का और लड़की मशहूर किया। उसके ऐसा करने से रियाया के दिल में कुछ शक पैदा हुआ, मगर वह कुछ कर न सकी, क्योंकि करण सिंह साल में 5 मर्तबे अच्छे अच्छे तोहफे नेपाल भेजकर वहां के राजा को अपना मेहरबान बनाए रहा। यहाँ तक कि कुछ दिन बाद नेपाल का राजा, जिसने करण सिंह को हरिपुर की सनद दी थी, परलोक सिधारा और उसका भतीजा गद्दी पर बैठा। तब से करण सिंह राठौर और भी निश्चिंत हो गया और रियाया पर भी जुल्म करने लगा। वही करण सिंह राठौर आज हरिपुर का राजा है, जिसके पंजे में तुम फंसे हुए थे। कहो, ऐसे नालायक राजा के साथ अगर मैं दुश्मनी करता हूं तो क्या बुरा करता हूं? वीर सिंह कुछ देर चुप रहने के बाद, बेशक वह बड़ा मक्कार और हरामजादा है। ऐसों के साथ नेकी करना तो मानो नेकों के साथ बदी करना है। नाहर सिंह, बेशक ऐसा ही है। वीर सिंह, मगर आपने यह नहीं कहा कि अब करण सिंह सेनापति के लड़के कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? नाहर सिंह, क्या इस भेद को भी मैं अभी खोल दूं? वीर सिंह, हाँ, सुनने को जी चाहता है। नाहर सिंह, करण सिंह सेनापति के छोटे लड़के तो तुम ही हो, मगर तुम्हारी बहन का हाल नहीं मालूम। 4 साल तक तो उसकी खबर मालूम थी, मगर इधर साल भर से न मालूम वह मार डाली गई या कहीं छिपा दी गई। इतना हाल सुनकर वीर सिंह रोने लगा।
यहाँ तक कि उसकी हिचकी बंद गई। नाहर सिंह ने बहुत कुछ समझाया और दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद वीर सिंह ने अपने को संभाला और फिर बातचीत करने लगा। वीर सिंह, मगर कल आपने कहा था कि तुम्हारी उस बहन से मिला देंगे जिसके बदन में सिवाय हड्डी के और कुछ नहीं रह गया है। क्या वह मेरी वही बहन है जिसका हाल आप ऊपर के हिस्से में कह गए हैं? नाहर सिंह, बेशक वही है। वीर सिंह, फिर आप कैसे कहते हैं कि साल भर से उसका पता नहीं है? नाहर सिंह, यह इस सबब से कहता हूं कि उसका ठीक पता मुझे मालूम नहीं है। उड़ती सी खबर मिली थी कि वह किले ही के किसी तहखाने में छिपाई गई है और सख्त तकलीफ में पड़ी है। मैं कल किले में जाकर उसी भेद का पता लगाने वाला था, मगर तुम्हारे ऊपर जुल्म होने की खबर पाकर वह काम न कर सका और तुम्हारे छुड़ाने के बंदोबस्त में लग गया। वीर सिंह, उसका नाम क्या है? नाहर सिंह, सुंदरी। वीर सिंह, तो आपको उम्मीद है कि उसका पत्ता जल्द लग जाएगा? नाहर सिंह, अवश्य। वीर सिंह, अच्छा, अब मुझे एक बात और पूछना है। नाहर सिंह, वह क्या? वीर सिंह, आप हम लोगों पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं और हम लोगों के सबब राजा के दुश्मन क्यों बन बैठे हैं? नाहर सिंह, कुछ सोचकर, खैर, इस भेद को भी छिपाए रहना अब मुनासिब नहीं है। उठो, मैं तुम्हें अपने गले लगाऊंगा तो कहो। वीर सिंह को गले गलाकर, तुम्हारा बड़ा भाई मैं ही हूं, जिसे राठौर ने जख्मी करके कुएं में डाल दिया था। ईश्वर ने मेरी जान बचाई और एक सौदागर के काफिले को वहां पहुंचाया, जिसने मुझे कुएं से निकाला। असल में मेरा नाम विजय सिंह है। राजा से बदला लेने के लिए इस ढंग से रहता हूं। मैं डाकू नहीं हूं और सिवाय राजा के किसी को दुख भी नहीं देता, केवल उसी की दौलत लूट कर अपना गुजारा करना हो। वीर सिंह को भाई के मिलने की खुशी हद से ज्यादा हुई और घड़ी घड़ी उठकर कई दफे उन्हें गले लगाया। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद वे दोनों उठकर खंडहर में चले गए और अब क्या करता चाहिए यह सोचने लगे। आगे की यात्रा में उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिलती है जिसमें कटोरा भर खून के रहस्य का जिक्र है, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के लिए एक खास रक्त प्रतीक चाहिए जो कहीं छिपा है। क्या वे इसे खोज पाएंगे और कौन कौन सी मुश्किलें उनका इंतजार कर रही हैं? दोस्तों, अब तक की कहानी अगर पसंद आई हो तो अपने सुझाव कमेंट जरूर करें। मिलते कल इस कहानी के अंत को लेकर। धन्यवाद।